अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। ये कहानी है उन लड़कियों की जिनके ऊपर तेजाब फेंका गया, जिन्हें मारने की कोशिश हुई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ये कहानी दुख दर्द वाली कहानी नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है ताकत की और शक्ति की। कभी जिन्हें खुद न्याय नहीं मिला, वो अब हजारों लड़कियों को न्याय दिला रही हैं। आइए मिलते हैं हम इन शीरोज से। हमारे साथ सीमा है जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ, लेकिन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। सीमा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप खुद अपनी स्टोरी हमें बताएं। आपके साथ किसने किया, कब हुआ? मेरा 2016 में हुआ था और मेरे भाई के दोस्त ने करवाया था। भाई से ही दुश्मनी थी, पर भाई का भी एक्सीडेंट उस टाइम करा दिया था उसने। फिर उन्हीं को भाई को तो बाहर ले जाना आना, ऐसे गांव में जैसे झोपड़ी जैसा रहता, पहले झोपड़ी जैसा था घर, और उस उनको वॉशरूम बाहर लेकर आना जाना रहता था, और बाकी पूरी फैमिली हमारी बाहर ही जाती थी वॉशरूम तो ये ऐसे रहता था। तो उसने कब बोलता है, एक बार भाई गए कहीं पे गए थे, उनको एक्सीडेंट करा दिया था अच्छा। मेरे भाई के दोस्त ने। अपनी दुश्मनी निकाली उसने। तो फिर भाई ने कहा कि आप मेरी एक्सीडेंट आप ही ने कराया। फिर कंप्लेन भी लिखवाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि अभी आधा हुआ, अभी पूरा, अभी ये बाकी है। हमारे साथ जो अभी बैठी हैं वो कोई आम लड़की नहीं है, एक शीरो है। हमारे साथ रूपा जी हैं। रूपा जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, बिना भूमिका बनाए मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगी, आपके साथ क्या हुआ था, किसने किया था, कब हुआ था, उम्र क्या थी आपकी और क्यों किया था? ठीक है। मेरा नाम रूपा है और बेसिकली मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरे ऊपर अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। और उस समय मैं 13 साल की थी और सोते समय रात को 2:30 बजे उन्होंने 2008 में सोते समय उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंका था। रीज़न ये था, मेरी जो रियल मम्मी थी वो बहुत छोटे में एक्सपायर हो गई थी। मैं 2.5 साल की थी और मेरा एक भाई है, वो 1 महीने का था। तब मम्मी एक्सपायर हो गई, तो पापा ने कुछ दिन के बाद दूसरी शादी कर ली थी। उनकी खुद की भी एक बेटी लेकर आई थी। तो पता नहीं उनके मन में क्या था, उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया अंदर से, मतलब कभी उन्होंने प्यार नहीं दिखाया, कभी सपोर्ट नहीं किया। बचपन से ही मारने की कोशिश करी थी, कभी भाई को गला दबा देती, कभी जहर दे के मारने की कोशिश करती थी। बहुत सारी उन्होंने कोशिश करी। फिर घर वालों को पता लगा कि मतलब अगर बच्चे इनके पास रहेंगे तो ये तो पक्का मार देगी। तो दादी बाबा जहाँ जाते थे वो हमें अपने साथ रखते थे। तो फिर कुछ समय के बाद हम लोग फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे रहने लगे। दादी बाबा वहीं रहते थे चाचा चाची के पास में। फिर वहीं पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और उससे पहले भी अपनी स्टेप मदर के पास रहते तो वो बहुत टॉर्चर करती थी, मारना पीटना, खाना नहीं देना। कभी भी उनके पास जाते थे, कभी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो फिर कभी उनके पास जाने ही नहीं दिया। लेकिन फिर 2006 में दादी बाबा दोनों एक्सपायर हो गए और मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय, 8वीं पास कर ली थी मैंने। और उसी दौरान मतलब मेरी स्टेप मदर ने अपने पास बुलाया, तो चाचा जी ने बोला कि ठीक है वो तुम्हारे पापा हैं, अब उनका फ़र्ज़ बनता है तो वही तुम्हारे बाप, तो उनके पास जाओ, वहीं रहो, वो करेंगे वही रखेंगे। तो हम लोग चले गए। तो भाई तो कुछ दिन के बाद वापसी आ गया था हरियाणा में, फरीदाबाद में चाचा के पास। मैं गांव में रह गई थी। तो उसी दौरान कुछ दिन तो उन्होंने प्यार से रखा, पता नहीं क्या था उनके मन में। फिर कुछ दिन के बाद मैं इधर उधर जैसे रहने चली गई, कभी नानी के घर, कभी दादी के घर, कहीं घूमने चली गई। तो वहाँ से लौटने के बाद फिर उनका वही व्यवहार शुरू हो गया, मारना पीटना, खाना नहीं देना। और मुझे इतना टॉर्चर करती थी कि मेरे को गांव का कुछ काम नहीं आता था। जैसे गांव में बड़े बड़े घर होते हैं तो गोबर से लेपना वगैरह, खेती बाड़ी का कुछ भी काम नहीं आता था। और मेरे से सारा काम कराती थी, तो मेरे हाथ पैरों से खून भी निकलने लग जाता था क्योंकि मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। पर मैंने धीरे धीरे सब कुछ सीखा। सुबह 4 बजे उठा देती थी, रात को 2:30 बजे मैं पूरा काम करके 11-12 बजे सोती थी। फिर सुबह 4 बजे उठना। तो नहीं उठती थी तो उठाने का तरीका उनका बहुत वैसा था, मेरी चारपाई पलट देती थी सोते हुए की। तो बहुत टॉर्चर करना था। फिर अचानक से मेरे चाचा जी गांव पहुंच गए। मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ से लेके तो जा नहीं सकते, ऐसा करते तुम्हारी शादी कर देते हैं। उस समय मैं 13 साल की थी जब अटैक हुआ था। फिर अटैक से 3 मतलब 2 दिन पहले ही, मंडे को जैसे लड़के देखने वाले आ रहे थे और शनिवार की रात को उन्होंने सोते समय मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया था।
अच्छा, तो मतलब लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कर दिया कि शादी ना हो आपकी? हाँ, शादी ना हो और दूसरा उनको अच्छी खासी नौकरानी मिल रही थी और बाद में पता चला कि फिर धीरे-धीरे जब सामने बात आई जाती है तो जैसे दादी-बाबा एक्सपायर हुए थे तो उन्होंने कुछ पैसे और कुछ मेरी मम्मी के जेवर हमारे नाम करे हुए थे, वो उनको सब कुछ चाहिए था। तो उन्होंने लेने के बाद ही ये सब किया था। तो वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से जाऊँ भी और रखना भी नहीं चाहती थी, दोनों ही था। तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यहाँ पर इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इन सब के बारे में मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने बोला। तो ये ऐसे क्या होता मुझे नहीं पता। फिर डॉक्टर ने एक क्रीम दिया ठंडा करने के लिए बॉडी की, इसको लगा तो थोड़ा लड़की को राहत मिलेगा। फिर हम एम्बुलेंस अपना दे दे रहे हैं, इसको लेकर जाओ जल्दी लखनऊ। तो करीबन 9 बजे के करीब छोड़ा हमको कि इसको लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर को नहीं पता कि तेजाब क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसका इलाज कैसे चला जाता है, कराया जाता है। तो उन्होंने फिर रेफ़र कर दिया वहाँ के लिए। तो मैं शाम को वहाँ पे 2:30 बजे पहुँची, 2:30-3 बजे मेडिकल में लखनऊ। अच्छा। मेडिकल ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर पहुँची। तो फिर वहाँ डॉक्टर ने देखा, कागज़ बनवाओ, इधर जाओ उधर जाओ, करीबन 4 बजा दिया उसी में मैं चिल्लाती रही करती रही। 4 बज गया। फिर डॉक्टर ने अंदर लिया तो फिर उसको धुलाई किया, धुलाई उलाई करके अपना फिर दूसरी जगह रेफ़र किया जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी होती, वहाँ पर रेफ़र किया। तो ये सब होने के बाद से पुलिस ने क्या किया? उन्हें कैसे पकड़ा गया? क्या वो अभी जेल में है? सज़ा क्या हुई? अटैक के बाद मेरे फादर ने मुझे कम सपोर्ट किया है। अटैक के 15-16 घंटे बाद जाके मुझे ट्रीटमेंट मिला था और मेरा दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला था। तो 1 महीने के बाद पापा मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया था कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है? तो मैंने बोला कि तुम्हें नहीं पता किसने किया? तो मेरी स्टेप मम्मी ने मेरे ऊपर तेजाब, कह रहे नहीं उसने नहीं गिरा है। मैंने बोला उसने ही गिरा है, आप उनके खिलाफ एफआईआर कराओ। तो उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे थे कि या तो तुम अपना इलाज करा लो या फिर उसको सज़ा कराओ। तो उन्होंने फिर मेरी बात मान के 1 महीने के बाद एफआईआर करी। मेरी बात भी रखी, फिर 2 साल के बाद उनको छुड़वा भी लिया। तो आज वो नॉर्मली गाँव में रह रही है जहाँ मेरे ऊपर अटैक हुआ था और पापा भी उन्हीं के साथ रहते हैं और मैं तो चाची के पास में रहती थी अटैक के बाद भी। और उसके बाद धीरे-धीरे फिर अटैक के बाद थोड़ा सपोर्ट मिला तो छाँव फाउंडेशन को जॉइन कर लिया। फिर मतलब जब मेरी स्टेप मदर छूट कर आई थी तो मुझे झूठ बोला गया था कि मतलब तारीख पे जाना है। मैं फरीदाबाद से गांव जाती थी तारीख पे। तो वहाँ पे पुलिस वालों का जो व्यवहार था, मैं पूरा दिन ऐसी भूखी प्यासी बैठी रहती थी। मेरे दोनों शोल्डर पे एसिड डला हुआ है। जब ऑपरेशन होते थे तो थाई से स्किन लेते थे, तो मैं चल भी नहीं पाती थी। तो डॉक्टर, मैं सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच जाती थी और पूरा दिन ऐसी भूखे प्यासे बैठी रहती थी। डॉक्टर, पुलिस वाले, कोई भी मुझसे बात करने नहीं आता था। और जब वो मेरी स्टेप मदर तारीख पे आती थी उनको सब सपोर्ट करते थे। तो खाने पीने से लेके उनको फुल सपोर्ट मिलता था वहाँ पे जेल में भी। तो ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर ही क्राइम हुआ है और मैंने ही क्राइम किया और मैं ही विक्टिम हूँ। तो उस समय मुझे बहुत वो अजीब लगता था कि यार मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। फिर जिस दिन वो छूट कर आई उन्होंने फिर मुझे मारने की कोशिश करी पूरे घर में। मतलब मैं गाँव में ही थी और मेरी थाई पे भी ड्रेसिंग बंधा हुआ था और मेरे ऑपरेशन हो रखे थे। तो मैं चल भी नहीं पा रही थी। मेरी स्टेप मदर जब छूट गई तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अब तो मैं गई, क्योंकि उस समय तो मैं बच गई थी जब एसिड डला था, तो अब नहीं बच पाऊँगी। तो उन्होंने रात में वही पूरे घर में केरोसिन डाल दिया था, मुझे जला के मारने की कोशिश करी। फिर मैं वहाँ से बच के जैसे तैसे निकली। फिर किसी ने मुझे फरीदाबाद में छोड़ दिया चाचा जी के पास में। तब से लेके मैं आज तक कभी ना ही उनसे मिली हूँ और ना ही उनको देखा है। मेरे 8 महीने इलाज चला, 12 सर्जरियाँ हो गई उसी 8 महीने में। और फिर 8 महीने बाद जब मैं घर आई, मेरे को घर में ऐसा रहता था, घर में बंद रहती थी मैं, घुटन सी होती थी। कभी ऐसा लगता था बाहर भी जाऊँ, मैं थोड़ा टहलूँ घूमूँ, पर घर वाले कहते थे बाहर जाओगे लोग तुम्हें ताना मारेंगे, हमको भी परेशान करेंगे, किसी को नहीं पता तुम आई हो घर पे। तो क्या सच में लोगों ने बुरा बर्ताव किया था एसिड अटैक के बाद आपके साथ, या चेहरा आपका देख करके ऐसा था क्या जो घर वाले बता रहे कि लोग ताना मारेंगे? ऐसा कुछ होता था क्या वहाँ पे? मैम वहाँ पर ऐसा था कि गांव के लोग हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की गलती होगा या उसकी ही गलती होगा तभी तो ऐसे करके गया, नहीं तो करके कैसे जाता। उसी की गलती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यों इलाज करवा रहे हो, उसको वहीं पर छोड़ देते, वहीं पर कहीं छोड़ देते या जहर की सुई लगवा देते। मेरे खुद के चाचा के लड़के ने बोला, चाचा का लड़का था वो
पहले इतना मानता था मुझे, और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मेरे भाई से कह रहा इसको यहाँ पर छोड़ दो, विद्याश्रम है वहाँ पे लखनऊ में, कह रहा है यहाँ पर छोड़ दो उसको। केस इसलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि फिर मतलब मेरे को घर से भी धमकी मिलने लगी कि हमने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा करा है, तुम्हारे भैया के साथ ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। और मैं 13 साल की थी और मेरा भाई मुझसे 2.5 साल छोटा है, तो वो भी 10 साढ़े 10 साल का था। तो फिर उस दौरान मुझे घर से भी निकाल दिया गया था। केस आपस में इन्होंने रफा दफा कर लिया था, घर वालों ने मिलकर ही। तो मुझे और मेरे भाई को घर से निकाल दिया था कि जाओ पैसा लेकर आओ, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा। तो बहुत कुछ झेलने को मिला, बहुत कुछ सहा है। कभी वो चीज़ें बात याद करते हैं तो ऐसा लगता है मेरे पूरे घर के ही मेरे ऊपर मतलब उनका सब कुछ हाथ था कि जिन्होंने ऐसा करवाया। फिर सोचती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन फिर अब ये सोचती हूँ कि उस रूपा को शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन इस रूपा को बहुत लोग जानते हैं। पहले वाली रूपा एकदम डरी सहमी सी घर में रहती थी, अगर कोई गाली भी दे रहा था तो चुपचाप सुन लेती थी, किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी। आज अपने हक के लिए लड़ पाती हूँ, बोल पाती हूँ, और उस चेहरे को कोई नहीं जानता था, शायद इस चेहरे को लाखों लोग जानते हैं। तो भैया ने कहा मेरी बहन है, मैं अपने बहन का जिस दिन नहीं कर पाऊँगा उस दिन छोड़ दूँगा। तो भैया ने कहा अगर तुमको यहाँ पर मेरे साथ रहना है तो रहो, ना तुम अपना चले जाओ, तुम अपना घर देखो, मैं अपनी बहन को देख लूँगी, मेरे भैया ने बोला। यानी इसका दर्द जो एसिड का था उससे ज़्यादा तो समाज ने ही दर्द दे दिया आपको। हाँ, कुछ लोग घर के लोग हैं दर्द देते हैं, कुछ लोग बाहर वाले देते हैं, पर ज़्यादातर बाहर वालों को कहने से दर्द नहीं होता। कुछ लोग जब घर के लोग दर्द देते हैं उससे दर्द होता है कि हाँ मैं उन्हीं के कारण जली और मेरे को वही लोग दर्द दे रहे हैं कि हमारी गलती है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ। हमारी गलती है, हमारे ऊपर अटैक हुआ, या हमने उसको थोड़ी बुलाया था कि भाई तू आजा मेरे ऊपर डाल जा, या मेरे से कोई दुश्मनी थी, भाई मेरे से दुश्मनी निकाला, चलो ठीक है मेरे ऊपर डाला। बट जिसकी गलती थी उसके ऊपर नहीं करा, मेरे ऊपर करा। तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे भी और भी केस हैं जिन्होंने ये दर्द झेला है। मुझे लगता था मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ कि मेरे साथ ऐसी अटैक हुआ है। अब मैं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। और मेरे घर वाले भी बोलते थे कि अब तो बेकार हो गई है, जहर का सोना लगवा दो मर जाएगी, कौन इससे शादी करेगा, भूतनी सी दिखती है, फेस कवर करके रखा करो, बच्चे डर जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को सपोर्ट किया, खुद को हिम्मत आई। फेस कवर करके मैंने 5 साल तक रखा है। लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद इतने सारे इवेंट्स मैंने किए हैं। यहाँ पे जुड़ने के बाद सबसे पहला टूर मेरा मुंबई का था। वहाँ पे एक एसिड अटैक हुआ था प्रीति राठी के ऊपर, तो उस केस में मैं अपनी टीम के साथ गई थी। तो वहाँ पे हफ्ता 10 दिन रही। फिर मेरे घर वालों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया कि अब तो ये बाहर निकलने लगी है, बड़े बड़े लोगों में बैठने लगी है, तो हमारे घर की बदनामी होगी। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर जाऊँ। बट मुझे सपोर्ट घर में नहीं मिल रहा था, जो मुझे मेरा साथ देने वाला मुझे घर में नहीं मिले थे, वो मुझे बाहर मिले। आलोक भाई ने एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह मुझे सपोर्ट किया। और अभी मैं देख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, शिरोज़ ये कैफ़े है, काफ़ी प्यारा भी है, आप लोग काम कर रहे हो, आप करियर भी बना रहे हो। यहाँ पे आकर के किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई है, कैसे आपने अपना बनाया? क्योंकि देखा जाता है कि हिम्मत टूट जाती है लड़कियों की, इतनी बड़ी अगर घटना हो जाए आपके साथ, तो कैसे हिम्मत जुटाया आपने? यहाँ आप जुड़ी, काम कर रही हैं, वो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। मेरा क्या बोलते हैं, मैं हॉस्पिटल में जब दूसरी बार जब आई 8 महीने के बाद, मेरे घर वाले का बोलते 1 साल घर में बंद कर रखे थे कि बाहर नहीं जाना, अब नहीं इलाज कराएंगे, जो इलाज हो गया, अब नहीं इलाज कराएंगे तुम्हारा। तो मैं कहीं मैं इलाज अपना कराऊंगी, ठीक होना है मुझे। तो कह रहे हैं अब जल गई हो, उससे ठीक नहीं होगा, कितना भी कराओ तुम भी परेशानी में रहोगे, हम भी परेशानी में रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे। और मैं कहीं नहीं, मुझे इलाज कराना, कुछ तो ठीक होगा मेरा, कुछ तो सही होंगी मैं। तो मेरे घर वाले कहे नहीं जाना है। तो एक बार मम्मी से बोला, मम्मी मुझे इलाज कराना है। तो मम्मी बोली कि तुम्हारे भैया और पापा नहीं बोल रहे हैं, इलाज कराने के लिए मैं कैसे करूं? तो पहले जब मेरा अटैक हुआ था तो मेरे घर वाले पूरे मानते थे, मतलब प्यार करते थे सब लोग भी, भाई भी, पापा भी, सब लोग। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ मैं ऐसा सोचती थी मैं अकेली हो गई, लेकिन मेरे फैमिली जब साथ दिए मुझे उस टाइम, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मेरे घर वाले तो साथ हैं। लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। जब मैं 8 महीने बाद घर पे आई तो घर वाले सब अपना अपना काम करने लगे हैं, ना कोई साथ में बैठता था, ना कोई साथ में आता था बोलता था। तो ऐसा लगता था मैं अकेली हो गई हूँ अब घर में, मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे किनारा कर दिया सब लोगों ने, प्यार करना कम कर दिया और बातें करना भी कम कर दिया। मेरा एक कमरा था, उसी कमरे में मैं रहती थी, न कमरे से बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि कुछ लोग आते थे देखने के लिए भी
तो मम्मी दिखाती थी, कुछ लोगों को भगा देती थी कि नहीं देखना है, मेरी बेटी सही है। और मेरी गांव के भाभी हैं, वो आई, कहीं कि इनकी शादी कैसे होगी, क्या होगा, तो मम्मी कही इसकी शादी भी होगी और ये ठीक भी होगी। आपकी उम्र क्या थी तब, एज क्या थी? मैं 18 साल की थी, अभी 24 साल की हूँ मैं। और मैंने मम्मी से पैसे मांगे, मैं कही मम्मी पैसे दे दो, मेरे को कुछ खाना मंगा लूँ बच्चों से। तो मम्मी कही ठीक है ले ले। 200 रुपये मम्मी दी, कही कि सब कुछ मंगा ले, इसी में खाना पीना जो खाना है। मैं कही ठीक है मेरे को दे दो। तो सब लोग सो रहे थे, रात में सो रहे। सुबह के 4 बजे का मेरी आँख खुली, 5 बजे की बस पकड़ी घर के सामने, आ गई लखनऊ इलाज कराने के लिए। मैंने अपना इलाज का बोलते एक बार न घर वालों को सपोर्ट के, न किसी के सपोर्ट के। फिर 2013 में हमने एसिड को रोकने के लिए जंतर मंतर पैंसन भी किया था 11 दिन का। तो उस दौरान फिर मतलब इतना सब कुछ देखने को मिला, यहाँ तक कि पुलिस की मार भी खाई, बहुत कुछ देखा हमने। बट उससे हमें कुछ सीखने को मिला कि हमें जो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हम उन लड़कियों को सपोर्ट कर सकते हैं जो आने वाले समय पे जिनके साथ एसिड अटैक होगा। अब ऐसे तो हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन लोगों की जो दिमाग में जो एसिड भरा हुआ ना, वो तो नहीं निकल सकता। तो वो एसिड अटैक अभी भी हो रहे हैं, कल भी एक एसिड अटैक हुआ था। तो आए दिन एसिड अटैक होते हैं, तो हम उन लोगों के लिए सपोर्टर हैं कि जो कहीं भी एसिड अटैक होता है। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। फिर धीरे धीरे करके फिर जब मैं न्यूज़ में आने लगी, लोग मुझसे बात करने लगे, इंटरव्यू देने लगी मैं, तो बहुत अच्छे फ़ोन भी आए, बहुत बुरे फ़ोन भी आए, गलत फ़ोन भी आते थे फ़ायदा उठाने के लिए। तो कुछ अच्छे फ़ोन भी आए, तो उससे फिर कुछ लोगों ऐसा हादसा हुआ, जैसे मैं धीरे धीरे मैंने फेस ओपन करना शुरू कर दिया। मैं मेट्रो में फेस ओपन कर लेती थी, फिर मैंने धीरे धीरे मेट्रो से आना जाना शुरू कर दिया। कुछ बदला है वहाँ पे अब, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, आप इतने बड़े शहर में रह रही हैं, तो कुछ बदला है वहाँ आपके लिए? अब तो सब लोग का बहुत केयर करते हैं। अच्छा। हाँ, सब लोग बुलाते हैं सीमा आजा। अब तो मेरे पापा जो बात नहीं करना चाहते थे, वो भी बोलते हैं सीमा आजा, घूम जा बेटा। तो आपके ऊपर जिन्होंने एसिड अटैक किया था, वो अभी जेल में ही होंगे? हाँ, अभी बीच में छूट गए थे। जो अटैक किया था वो बंद था, और जो साथ में थे वो छूट गए थे। तो उन लोगों का कल जो साथ में थे उनका 10-10 साल का हुआ, और जो डाला शायद उनका उम्र कैद हुआ, पापा बोल रहे थे, क्योंकि पापा ही केस देख रहे हैं। मैंने बोला था मेरा केस मुझे दे दो, मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ, मैं अपना केस खुद हैंडल करूँगी, मैं खुद देखूँगी। पापा कहें मैं देखूँगा, तो मैं कही ठीक है आप ही देखो। तो पापा बोल रहे थे उसका उम्र कैद हो गया। अच्छा, ये जो इतने आराम से लड़के जो हैं या जो भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो कहीं से भी एसिड खरीद लेते हैं, दुकानों पे इजीली मिल जाता है, भले दुनिया भर के नियम कानून की बात हो, उस पर आप क्या कहेंगी? सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पे कि किस तरह से मिल रहा है एसिड? सरकार तो बोलता कि एसिड बंद हो गया, पर हमें आपको बंद दोनों नहीं को हो पता रहा। है नहीं हुआ है। पर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि 10 रुपये 20 रुपये मिल रहा है एसिड, तो ये तो मामूली चीज़ है। तो सरकार को इतना सोचना चाहिए कि किस चीज़ में यूज होता है, उसी चीज़ के लिए वो बनाए, या मतलब उसके प्रूफ पे दे, या आईडी कार्ड ले, या कुछ भी ले उससे लेके दे। तो पर ये नहीं होता, हर एक दुकान में जाओगे दिल्ली में या नोएडा में मिल जाएगा ऐसा। थैंक यू सो मच सीमा, आपकी हिम्मत को सलाम है। और सीमा की कहानी कोई दुख भरी कहानी नहीं है, उनके साथ एक अपराधी अपराध करता है, लेकिन सीमा वापस खड़ी होती हैं और अपने गांव से आकर के अभी नोएडा में हैं, यहाँ काम कर रही हैं, अपना करियर बना रही हैं, और जो लोग कभी इन्हें ताने मारा करते थे वो अब अपने घर बुला रहे हैं। तो ये हिम्मत की कहानी है जिसको हम सैल्यूट कर रहे हैं, हमारा चैनल सैल्यूट कर रहा है। और आज सीमा हीरो नहीं शीरो है। रूपा जी, मुझे जहाँ तक याद है यूपी में एक स्कीम थी जिसके तहत सैलरी वगैरह मिलती थी जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, क्या उसके ज़रिए कुछ मदद हो पाती है? मैं आपको बताऊं, हमारा जब आगरा वाला कैफ़े ओपन हुआ था, उसके 2 साल बाद अचानक अखिलेश यादव ने हमारे कैफ़े में विजिट किया। हम दो दोस्त थे, दो जो कैफ़े को रन करते थे, और सुबह बंद भी हम ही करते थे, ओपन भी हम ही करते थे। तो एक दिन हमारे पास सुबह सुबह फ़ोन आया कि अरे तुम्हारे कैफ़े में अखिलेश यादव आ रहे हैं। अरे को भैया, हम इतने बड़े लोग हमारे कहाँ आएंगे। तो हम लोग सुबह मुँह भी नहीं धुला था, और हम लोग ऐसे भागे भागे कैफ़े में आए, तो देखा वहाँ पे जाँच वाँच हो रही थी, उनके आने की तैयारी चल रही थी। तो हमें बहुत खुशी हुई कि भाई इतने बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। वो नॉर्मल आए, हमसे बैठे, बात करी, हमारे बारे में जाना, सबकी स्टोरी सुनी, कोल्ड कॉफ़ी पी कर गए।
फिर बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से ऑफ़र दिया कि हम लखनऊ में स्पेस देंगे, तो आप वहाँ पे अपना कैफ़े ओपन करो और जितनी लड़कियाँ होंगी हम उनको सैलरी से लेकर सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सपोर्ट भी किया। 2 साल तक अगर लखनऊ वाले कैफ़े में जितनी सर्वाइवर थी सबकी सैलरी आती थी और वैसे भी सपोर्ट करते थे, और हम लोगों को कंपनसेशन भी उन्होंने दिलाया बन के हिसाब से कि कुछ सपोर्ट हो जाए। और उसके बाद फिर दूसरी सरकार आई तो उन्होंने कैफ़े खाली करवाने की कोशिश करी कि जितनी सर्वाइवर है उसको हम देख लेंगे और इस कैफ़े को हम चलाएँगे। लेकिन हमने जो आपने सिरोज़ का नाम सुना होगा, C+ हीरोज़, भाई जिस एनजीओ ने हमें यहाँ तक खड़ा किया, हम उस नाम को कैसे छोड़ सकते थे। और गवर्नमेंट को शुरू से सपोर्ट करना चाहिए, और वो एनजीओ की वजह से सपोर्ट करिए तो हम उस जगह को कैसे छोड़ देते। फिर उसके बाद हमारी टीम ने, जितनी भी सर्वाइवर है, सब ने वहाँ पे कैंडल मार्च किया, रोडों पर उतर आई अपने कैफ़े को बचाने के लिए, और लाखों लोगों ने सपोर्ट किया, कैंडल मार्च किया। हम लोग ठेले पे चाय बेचने लगे थे कि ताकि हमारा जो कैफ़े है वो बच जाए। हमने बहुत कोशिश करी, उन्होंने खाली करवाने की मतलब बहुत कोशिश करी। आए दिन नोटिस आते थे, आए दिन कुछ ना कुछ होता था, लेकिन हमारी टीम में अंशु हैं जो लखनऊ कैफ़े में सीनियर थे, तो उन्होंने हार नहीं मानी। पूरी टीम जुटकर लगी रही अपने कैफ़े को बचाने में, और आज हम उस कैफ़े को बचाने में कामयाब हुए। लेकिन वो जो सैलरी वाली स्कीम थी, क्या वो अभी भी है या बंद हो गई वो थी? उनकी सरकार जाने के बाद फिर वो बंद हो गई। जब वो उन्होंने कोशिश करी कि फिर उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। अभी सैलरी हम लोग फंडिंग करते हैं, एनजीओ हमारा फंड पे भी काम करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ है हमारा, तो हम लोग डोनेशन पे काम करते हैं। जितनी सैलरी आती है सारे कैफ़े जितने भी रन करते हैं। और आगरा वाला कैफ़े हमारा पे एज यू विश पे चलता है, तो वहाँ पे टूरिस्ट बेस है, तो वो जितना भी वो लोग फंड करके जाते हैं, जितना पे डोनेशन देकर जाते हैं, उसी से हम लोगों की सैलरी होती है। और हम लोग जितना भी फंड करते हैं उससे हमारा ट्रीटमेंट होता है, और हॉस्पिटल वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं। और सरकारी सैलरी से तो बहुत मदद भी हो जाती होगी उसमें। उसमें हाँ, ये था कि हमारा जो कैफ़े का जो हमारी जो सेल थी वो हम और जगह कहीं लगा पाते थे, क्योंकि हम लोग 150 लड़कियों के साथ काम करते हैं। कैफ़े की जो एम्प्लॉय है उनके साथ साथ अलग सर्वाइवर के, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई पढ़ाई करना चाहती है, कोई दोनों आँखों से नहीं देख पाती, तो हम उनको घर बैठे भी उनको सैलरी भिजवाते हैं जिसके हिसाब से, ताकि उनका घर चल पाए, उनका खाना खर्च चल पाए। तो हम घर बैठे भी सर्वाइवर को सपोर्ट करते हैं, तो इतना सब कुछ हमारे ऊपर हो जाता है, हमारी टीम इतना करते हैं। लेकिन आज भी हम लोग, इतने सारे अच्छे लोग हैं, इतनी सारी कंपनी हैं, इतने सारे एनजीओ हैं, बाहर तक हम लोग यहाँ तक कि स्पेन तक होकर आए हैं। तो हमारी टीम हर साल स्पेन विजिट करती है। वहाँ के कुछ एनजीओ जो हर साल डोनेशन करते हैं, जैसे आगरा वाले कैफ़े का किसी ने रेंट दे दिया, कोई पढ़ाई में खर्च कर रहा है, जैसे कि अभी हम बेसिकली कंप्यूटर हो गया, बेसिक इंग्लिश हो गई, निप्पल आर्ट हो गया, अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें सपोर्ट हो जाता है। हम लोगों की पढ़ाई भी बहुत छोटे में छूट जाती है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं है, क्या सबकी पढ़ाई ऐसी रुक जाती है, तो आगे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारी कंटिन्यू पढ़ाई भी होती है, तो हमारे लिए मतलब छाँव फाउंडेशन ने बहुत किया है। तो जो गवर्नमेंट को करना चाहिए शायद वो एनजीओ कर रही है। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो एनजीओ कर रहा है, सही बात है। और योगी सरकार में नई स्कीम लाने की जगह पुरानी स्कीम को भी बंद कर दिया गया कि सैलरी देना चाहिए। तो हम तो सरकार से ये अपील करेंगे कि अरे आप नया नहीं ला रहे हैं, पुराना स्कीम ही लेते आइए कि जो अखिलेश यादव ने शुरू किया था कि सैलरी देना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तरह से काम करना। इतनी बड़ी टीम है, सबके लिए काम करना है, दवाई कराना है, लीगल हेल्प देनी है, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो हम अपील करेंगे सरकार से कि प्लीज़ इस पे आप कुछ करिए, कुछ सोचिए। आपके मामले में जितनी भी आपकी मैंने कहानी सुनी, मुझे ये लग रहा है कि सबसे बड़े अपराधी तो प्रशासन, सरकार, पुलिस ने एक अपराधी की तरह बर्ताव किया है। और अभी भी आप देखिए, कहा जाता है कि नहीं आप एसिड नहीं खरीद सकते, हमने कानून बना दिया, लेकिन हमको भी पता है, आपको भी पता है कि आप आराम से खरीद सकते हैं। ऐसे प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मैं जहाँ तक हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, एसिड तो कभी बंद नहीं हो सकता, लेकिन हम उस चीज़ को बंद कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में जो एसिड भरा हुआ ना, उसको हम बदल सकते हैं, उसको अपनी सोच को बदल सकते हैं, क्योंकि हम खुद को बदल सकते हैं, सामने वाले को नहीं बदल सकते। और शुरुआत शायद हमें लगता है अपने घर से करनी चाहिए। हमारी जो बच्चों की परवरिश है, लड़का लड़की में जो भेदभाव शुरू से किया जाता है कि तू लड़का है तो सब कुछ कर सकता है, और तू लड़की है तुझे खाली पढ़ाई करनी है और घर के काम करना है, फिर तेरी शादी हो जाएगी। तो ये सबसे पहले हटाना होगा, क्योंकि लड़के के अंदर ईगो तभी से आता है जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि तू लड़का है, तेरे को सब छूट है, कि तू पढ़ भी सकता है, तेरे जो मन में आता है वो तू कर सकता है। तो उनको लगता है कि लड़की हमारी जागीर है, अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। क्यों भाई, जब तुम्हारे सपने पूरे करने का हक है तो लड़की को क्यों नहीं, वो उसके भी तो ड्रीम्स है ना। तो सबसे पहले ये सोच हमें बदलनी चाहिए, और हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। मेरे घर में शुरुआत हुई है, जब से मैं बाहर निकली हूँ। मेरे घर में मेरे जो चाचा जी हैं, मैं कभी अपने चाचा के सामने सर उठा के खड़ी भी नहीं हो पाती थी, और ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, उनकी आंखों से डरती थी। आज वही चाचा एक दोस्त की तरह मेरे से बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं। अगर मैं किसी लड़के से बात भी कर रही हूँ, कुछ भी मैं गलत कर रही होती या कुछ भी कर रही, तो मैं पहले
उनसे बात करती हूँ, वो मुझसे खुल खुल के बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे घर में बदली है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने घर से शुरुआत करें। और दूसरा, सरकार ही क्या कर रही है, अभी भी वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। हालाँकि हम लोग अगर एनजीओ ना होते तो शायद ये इतने सारे एनजीओ हैं जो हर चीज़ पे काम कर रहे हैं, एसिड अटैक्स को लेकर काम कर रहे हैं, गैंग रेप पे काम कर रहे हैं, वन सर्वाइवर को लेकर काम कर रहे हैं। तो शायद एनजीओ की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। शायद 2013 से पहले मैं भी नहीं जानती थी कौन क्या है, शायद एक कमरे में एक चार दीवारी में बंद रह जाती। लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए। आज के दिन ही मुझे मेरी एनजीओ को नारी शक्ति पुरस्कार मिला था और मैं उसको रिसीव करने गई थी पार्लियामेंट में प्रणब मुखर्जी से। तो उस समय यहाँ तक कि मोदी से भी मुलाकात हुई थी मेरी। कल 9 तारीख को उनके घर पे खाना था। तो उनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ जहाँ इवेंट करते हैं, हम जहाँ जहाँ नुक्कड़ नाटक करते हैं, उनको सब पता है। लेकिन वो आगे बढ़ के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि सर्वाइवर के लिए बहुत कुछ होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे जैसे माँ बाप नहीं है, कभी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा। तो मेरा एक छोटा भाई है, हम लोग चाचा चाची के ऊपर रहते हैं, एनजीओ के यहाँ रहते हैं। तो हमारे लिए एक घर होना चाहिए, एक नौकरी होनी चाहिए, हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर कल को हम इस लायक नहीं हो कि हम कमा के खा पाए, तो कम से कम हमारा जरिया तो होगा रहने का कि हम। तो आपका भाई यहीं पे है? वो अभी चाचा चाची के पास में रहता है। और हम लोग ये है ना कि कब तक हम उनके पास रहेंगे। आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपने भाई को सपोर्ट कर रही हूँ। तो जिंदगी भर उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है ना कि वो हम कब तक उनके पास रहेंगे। अब हम जिम्मेदार हो गए तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। और शायद बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। पहले एसिड अटैक के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना करने के बाद, इतना लड़ाई लड़ने के बाद आज कहीं भी एसिड अटैक्स होता है तो हमारी टीम जाती है, उसे बेहतर ट्रीटमेंट दिलाने की कोशिश करती है, उनकी एफआईआर कराती है। पहले कोई सामने आके उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। अगर कोई किसी के साथ कोई क्राइम हो रहा है तो उसको देखकर साइड से निकल जाती थी। लेकिन बहुत लोगों में बदलाव आया कि आगे बढ़ के उसकी हेल्प करते हैं। और हम जगह जगह जाके इवेंट्स करते हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में जाके उनको अवेयर करते हैं। 2 मिनट्स कैंपेन करते हैं हम लोग कि एसिड अटैक अगर आपके सामने हो भी रहा है तो उसको किस तरीके से सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको जिस पार्ट पे एसिड गिरा है उसको जितना हो सके पानी से धुलाएं, क्योंकि हो सकता है 75% हम उसको वहीं सही कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हम लोग जगह जगह इवेंट्स में जाके, कैंपेन में, कॉलेज में, छोटे छोटे बच्चों के सामने, स्कूलों में जाके बचाव के बारे में भी आप हाँ। बताते हैं? और बाकी अभी जैसे कि एम्स ट्रोमा सेंटर है, वहाँ पे कभी वो सर्जरी का वार्ड बना है तो वो फुल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। जितने भी सर्वाइवर है, आए दिन हमारे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। वो खुद भी हर हॉस्पिटलों में जाके डॉक्टर को वो बताते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास एसिड का केस आता है तो पहली ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए और कैसे सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं तो आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है और अभी मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि आपको सपोर्ट बहुत मिल रहा है, कस्टमर्स भी आपके अच्छे खासे रह रहे हैं और यही चीज़ बदली है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से ही लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि एसिड अटैक होता क्या है और इससे किस तरह से तोड़ने की और मारने की कोशिश होती है लड़कियों को। लेकिन सीमा जैसे लोग, रूपा जी जैसे लोग हैं जो कि लड़कियों को बता रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं और कहाँ पे इलाज हो सकता है, आगे क्या करना है, करियर कैसे बनाना है, कुछ भी करना है पर टूटना नहीं है। क्योंकि अपराधी जो है उसने अपराध किया है, लेकिन प्रशासन भी कई बार उसमें शामिल नज़र आता है, क्योंकि प्रशासन ने आपको फेल किया, प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की। एसिड अटैक होता है और घंटों घंटों तक लड़कियों को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी गई, तो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। आप जैसे लोग हैं, शुक्र है कि आप जैसे लोग हैं जो लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं। और हम आज के दिन ख़ास तौर से, हालांकि कोई एक दिन तो आपके लिए है नहीं, आपका सारा साल है, हर दिन आपका है, लेकिन आज के दिन स्पेशली हम आपको सल्यूट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रूपा जी। और ये वीडियो जो है ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि लोग किस तरह से हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग जिनको तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो टूटे नहीं और अंत में अब खुद ही एक मिसाल बन करके खड़े हो चुके हैं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, नोएडा।